कि टीचरों के साथ में अब कोई खड़ा नहीं है। हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास इस बात को रख दिया है कि जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता तो होंगे, पर नेक्स्ट जो जितने भी भारत देश के जस्टिस चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, इसमें जस्टिस हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस, दूसरा विक्रमनाथ जी जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस, तीसरा इसके साथ में हमारे नागा रत्ना जी एक महिला जस्टिस, और उसमें जिस जज ने जो ऑर्डर को पास किया है जस्टिस दीपांकर दत्ता, वो भी रहेंगे। और तो उस 17 तरह की यूनियनों को कम से कम मौका दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भास्कर तिवारी। नवोदित भास्कर में आप सबका स्वागत। डेटा अनिवार्यता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सुनवाई, यानी कि जब से आदेश जारी किया गया उसके बाद से पहली बार सुनवाई हुई। सुनवाई को लेकर के तमाम तरह की बातें की जा रही हैं और इसके अलावा शिक्षकों की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इन तमाम विषयों को लेकर के आगे सुप्रीम कोर्ट में अगर सुनवाई होती है तो क्या ग्राउंड होगा, किस आधार पर अब शिक्षकों की बात आगे बढ़ेगी, इन तमाम विषयों को जानने और समझने के लिए देश के जाने माने वकीलों में से एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं नरेंद्र मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा यही है, जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा कि अब ग्राउंड क्या तैयार होगा और इसके अलावा ये कितने जजों की बेंच तक आप लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, ये आप तो ऐसा सवाल पूछ दिए हैं कि कितनी बेंच तक जाएगा मैटर, पर मेरी जो मैं आपके माध्यम से पूरे देश के टीचरों को अवगत कराना चाहता हूँ कि अब यह स्पष्ट हो गया पूरे भारत देश के टीचरों के लिए, पूरे भारत देश की व्यवस्था के लिए कि टीचरों के साथ में अब कोई खड़ा नहीं है। हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास इस बात को रख दिया है और 5 बेंच की जो ओपन हियरिंग है, ओपन मतलब 5 बेंच की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वो बनाने के लिए कोर्ट अब तैयार हो रही है। दूसरा, इसके साथ में मैंने दूसरा भी आप सबके लिए खुशखबरी का विषय कि जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता तो होंगे, पर नेक्स्ट जो जितने भी भारत देश के जस्टिस चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, इसमें जस्टिस हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस, दूसरा विक्रमनाथ जी जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस, तीसरा इसके साथ में हमारे नागा रत्ना जी एक महिला जस्टिस, और उसमें जिस जज ने जो ऑर्डर को पास किया है जस्टिस दीपांकर दत्ता, वो भी रहेंगे। और इसके साथ में एक जो भी रहे, तो इस तरह से एक तो चीज लगभग कंफर्म हो गई है। दूसरा, इसके साथ में ओपन हियरिंग को लेकर के हमने बोला है कि विभिन्न राज्यों के लॉर्डशिप इसमें पार्टीज हैं, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे टीचर यूनियंस हैं, एसोसिएशन है, और जो हमें जानकारी है लगभग 17 तरह के टीचरों का यूनियन है। जो मैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तो मेरा राज्य है, तो वहां से जो मुझे खबर है उसके बारे में मैं आपको बोला। तो उस 17 तरह की यूनियनों को कम से कम मौका दिया जाए, हर राज्यों के लोगों को। जिला स्तर पर कोई आना चाहते, क्योंकि हर प्रकार के राज्यों की अपनी अपनी एक अलग समस्याएं है, अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, और उनको इस तरह से जब तक मौका नहीं दिया जाएगा तो आप सारी चीजों को हम उतने तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सक पाएंगे और हमारे सारी चीजें उतनी स्पष्ट तरीके से नहीं हो पाएंगी। तो कोई भी जजमेंट हो, यदि जितना ज्यादा ओपन डिस्कशन होगा, कोई भी हियरिंग हो, जितना ज्यादा सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी आर्गुमेंट हो, जितने ज्यादा वकील उसमें सम्मिलित होंगे, मुझे लगता है उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता उतनी ही सुदृढ़ होती जाती है। और यह तो शिक्षकों का मामला है, तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं कोई खोट और खटोट नहीं रहनी चाहिए। दूसरा, इसी के साथ में जिस तरीके से ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता के बारे में मैंने आपसे बोला है, तो एक चीज स्पष्ट हो गई कि रेट पिटीशन से वो काम करने वाले नहीं है। तो फिर दूसरे तरीके हमारे हैं रिव्यू पिटीशन के, और इसके साथ में रिव्यू पिटीशन के लिए हमने पार्टी बनने के लिए उनसे ऑनरेबल से कल मैंने बोला चीफ जस्टिस से, तो उन्होंने हमें बोल रहे हैं कि हम इसका कर रहे हैं कुछ और आप चिंता मत करें। तो हमको उन्होंने कुछ सजेस्ट किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या क्या सजेस्ट किया है, तो मैं आपसे बताऊंगा अगले प्रश्नों में, तो वो सब बातें आएंगी। तो सर, अब प्रश्न यही है ना कि जो ये ग्राउंड तैयार होगा, इसी के साथ में अब सरकारी शिक्षक जो हैं वो लगातार आंदोलन कर ही रहे हैं। अब आगे कौन कौन सी बातों को आधार बनाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से ये सुनवाई हो रही है, रिव्यू पिटीशन या रीट पिटीशन पर आगे कोर्ट का रुख क्या होगा? क्योंकि ये जो PIL दाखिल हुई थी उसके बाद से अब आपको थोड़ा और विस्तार से बताना होगा शिक्षकों को, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी सब में है। देखिए, भारत देश के सारे शिक्षकों को मैं पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनकी लड़ाई लड़ूंगा और उनको जीत भी दिलाऊं। स्पष्ट इसमें एक बड़ा कारण आ रहा है जो आड़े हाथ आ रहा था
कि यहाँ पर जो सुपर लीड करने वाली बेंच थी ऑनरेबल जस्टिस हमारे दीपांकर दत्ता साहब। दीपांकर दत्ता ने खुद ही ऑर्डर को पास किया था और खुद ही अपने ऑर्डर्स को उनको रिव्यू करना है। रिव्यू करना था, हम रिव्यू के प्रोसेस में आ जाए। हमें लगा था कि कुछ कुछ चीजें हर पोर्शन में कहीं न कहीं कमियां हैं, तो उससे इस जजमेंट्स के आधार पर कुछ क्लैरिफिकेशन करके ऑर्डर फॉर डायरेक्शन हो जाएंगे, तो इससे उनको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। और वो चीज कल स्पष्ट हो गई, पहली बात। दूसरी बात, विभिन्न प्रकार के जो ग्राउंड हैं, उन ग्राउंडों में यदि मैं 5 का भी उल्लेख करूं तो उन ग्राउंड के उल्लेखों में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भारत देश के जो शिक्षक हैं वो शिक्षकों के साथ जाति हिंसा हो रही। पहला, जो अभी टेट का एग्जाम अभी तक के इतिहास का चल रहा है, उनमें बीएड और डीएड भी विभिन्न प्रकार के जो कोर्सेज कराए गए जो टीचरों को प्रोफेशनल क्वालिटीज को इम्प्रूव करने, वो सारे होने के बावजूद भी आज दिनांक तक जो फिजिकल एजुकेशन है और उसके साथ में जो साइंस वगैरह इसके साथ में जो म्यूजिक की क्लासेस थी और जो म्यूजिक के टीचर्स थे, उनको कभी भी टेट एग्जाम के लिए नहीं पार्टिसिपेट कराया गया। और अभी जो पोर्टल में फॉर्म भी भराए जा रहे हैं उसमें भी इनको मौका नहीं दिया गया। पहली बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी, एक राज्य था महाराष्ट्र, उसको बस आपने पार्टी बना करके विभिन्न प्रकार के जजमेंट आपने दे दिया। पूरे भारत देश में इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं, पर विभिन्न राज्यों की आप वस्तु स्थिति से अवगत नहीं थे और न शिक्षकों के बारे में आपने कोई भी मौका दिया, न तो उनके काउंसिलों को मौका दिया है। ये दूसरा है। तीसरा, इसके साथ में एज लिमिट जो टेट की है अभी एलिजिबिलिटी, और उनका जो इसके साथ में एग्जामिनेशन को मिनिमम एलिजिबिलिटी में क्वालिफिकेशन वो स्पष्ट करती है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन का भी पार्ट यहाँ नहीं आ रहा है। जो 12वीं लेवल का 12वीं पढ़ करके टीचर हुआ है मेरिट बेस पर, उसके साथ तो आप तो जाति पूरी तरीके से हिंसा हो गई। दूसरी, वो 1 से लेकर के प्राइमरी तक के लिए था टीचर, वो आगे बढ़ करके 12वीं से लेकर के 6वीं से लेकर 8वीं तक के लिए हो गया वो टीचर। तो वो जब उसका प्रमोशन हुआ, क्वालिफिकेशन तो उसकी वो 12वीं लेवल वाली है। अब उसके एक्सपीरियंस के आधार पर उसको 1 से लेकर 8वीं तक का दर्जा दे दिया गया। तो यहाँ पर भी आपने नहीं कुछ किया। इसी के साथ में जो नेक्स्ट बिंदु है, शिक्षकों को यहाँ पर जो एज लिमिट की मैंने आपके माध्यम से बात किया है, 40 साल तक की लिमिट है, 21 से लेकर के 40 साल विभिन्न राज्यों की जो मैक्सिमम लिमिट है। तो अब जो टीचर 55 साल का हो रहा है या 60 साल के आसपास हो रहा है, उसके साथ आप क्या करोगे? उसकी एज लिमिट तो बढ़ाना पड़ेगा ना, या तो आप टेट की डिफिनेशन ही कोई बदल दोगे। इस पर जो पूरे देश के टीचर्स हैं, इस चीज में हम चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर लिए हैं और इसमें वो हमारी बातों पर सहमति हो चुकी है। और मुझे लगता है कि जो ओपन हियरिंग होने वाली है कोर्ट की, उस ओपन हियरिंग कोर्ट में अब हमारे चीफ जस्टिस 5 बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। दूसरा, इसके साथ में जो हमने दूसरा रिक्वेस्ट किया है कि सारे स्टेट्स को पार्टी बनाया जाए, पार्टिसिपेट किया जाए, उनके भी जो विभिन्न तरह के मत है उनको भी तार्किक रूप से उनको सुना जाए, समझा जाए, उनकी अभिमति की भी अनदेखा न किया जाए। और इसके साथ में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जो 2 साल के लिए अभी टाइम लिमिट आपने बढ़ाया, जिसको 5 साल चाहिए उसको 5 साल दो, तो कम से कम रिलैक्सेशन एक वर्ड जो है वो होना चाहिए। साथ ही साथ में यदि ऐसा होता है, RTE एक्ट 2010 में पूरे भारत देश में जब लागू हो गया, तो उसके पहले जिनका इम्प्लीमेंट हुआ है नोटिफिकेशन एज पर लॉ से, तो आप उनके साथ क्यों कर रहे हो ऐसा? ऐसे तो पूरे भारत देश की पूरी नोटिफिकेशन बदलते रहो। आप कलेक्टर का एग्जाम किसी ने मान लो 2005 का IAS है, अब आप उसको निकालना है तो फिर से एग्जाम कंडक्ट करा दो। आज वो प्रीलिम्स भी नहीं दे पाएगा, हो सकता है कि न क्वालिफाइड कर पाए। सिमिलरली विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम होते हैं वनडे में होते हैं, और उसी में PCS भी, मैंने UPSC की बात में स्टेट PCS की बात करूं तो आ जाएगा, SSC आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा, सब आ जाएगा। इवन अभी हमारे बहुत सारे लॉयर हैं, उनको भी बोला जाए कि AIB का एग्जाम होता है, उनको बोला जाए देने के लिए बिना कंसर्न के, तो कहां से दे पाएंगे? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत है। जो 60 साल के व्यक्ति है और उसको हम 20 साल के बच्चे के साथ में जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में प्रिपेयर कराएंगे, दिक्कत है। तो कोर्ट हमारी बात से बिल्कुल तरीके से सहमत है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात से हमारे पूरे एग्री। और मुझे लगता है कि जो सारी चीजें हो रही हैं, अब उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अगली बेंच आने वाली है, उसमें इस चीज को करने जा रहे हो और कंस्टिट्यूट करेंगे। उसमें सुपरलेट खुद भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस रहेंगे और ओपन हियरिंग के लिए वो लगभग आम सहमति है और उसमें हम लोग कर रहे हैं और इसको करेंगे। सर, जैसा आपने कहा कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सीधा इन्वॉल्वमेंट इसमें होने वाला है, पहली बात।
दूसरी बात है कि होने वाला नहीं है, हो गया है। ये हो गया अब है। क्लियरिफिकेशन ऑर्डर ये सब अभी नहीं हुए हैं, पर हो गई है जी। दूसरी बात यह है कि शिक्षक लगातार आंदोलित है, जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, मध्य प्रदेश के हैं। और इसके अलावा 18 अप्रैल को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सरकारी शिक्षक जो है आंदोलन करेंगे। इसके पहले 4 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में शिक्षकों का आंदोलन हुआ। एक तरफ आंदोलन, दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई चल रही है। अब ऐसे संघर्ष के बीच का रास्ता कहाँ से निकले? देखिए, संघर्ष जब और आप बीच का रास्ता बोल रहे हैं, बीच के रास्ते का मतलब यह है कि टेट RTE एक्ट जो है उसको नहीं लागू कराना चाहिए। यदि ये चाहते हैं तो सारी चीजें जहां थी वहीं यथास्थिति में कायम हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, यदि टीचरों को कुछ बीच का रास्ता, आपने एक वर्ड यूज किया, तो यदि हमारे नजर में ये बात आती है तो मैं आपसे स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगा कि जो टीचरों का एग्जाम को लेकर के कोर्ट ने डायरेक्शंस दिया है, TET उनका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसको डिपार्टमेंटल के रूप में ही बिना टीचरों को बाहर के रास्ता दिखाए, बिना उनके आगे की सारी चीजों को किए हुए, डिपार्टमेंटल ही कोई ऐसा उनके प्रोफेशनल इथिकली कुछ ऐसा चीजों को अप्लाई करा दे और उसका एनुअली एग्जाम लेते रहे, उस एग्जाम को क्वालिफाइड करने वो सारे टीचर्स, तो उसी में सारी चीजें बीच का रास्ता निकल जाएगी। कोर्ट की भी वैल्यू बनी रहेगी और साथ में गवर्नमेंट की भी वैल्यू कहीं न कहीं पर अपने यथास्थिति पर कायम रहेगी। इसी के साथ में नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यदि वो चाहते हैं कि बीच का रास्ता कुछ शिक्षकों के लिए कुछ ऐसा ना हो, तो जो RTE एक्ट के बाद से जितने टीचर हैं, TET खुद ही लागू है उनके ऊपर, तो जब वो लागू है तो ऑलरेडी करके रखे हैं। साथ ही साथ में जिन स्टेटों ने BEd, DEd और इसके साथ में BTC कराया है, जैसे महाराष्ट्र से मेरे पास बहुत सारे फोन आए, स्टेट का भी आया, प्रेसिडेंटों का भी आ रहा है, बोले सर हम लोगों ने तो सब कुछ किया है, हमारे स्टेट ने तो डिप्लोमा डिग्री सब दिया है, मुझे स्पेशल बहुत सारे एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कराया। अब उनको क्वालिफाइड करने के बाद हम आए हैं ना, तब ना हमारा एग्जामिनेशन हुआ और उसके बाद पहले तो टेस्ट किया गया, फिर उसके बाद अब हमारे प्रोफेशनल जो एग्जाम्स की बहुत सारी चीजें वो कराया, अब वो सब क्वालिफाइड करने के बाद हम एग्जाम दिए। सिमिलरली ऐसे हमारे मध्य प्रदेश में भी है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए MP व्यापम है। व्यापम 2005 में भी टीचर का प्रोफेशनल एग्जाम लेता है। उसके बाद जिनके पास वो एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड कर लिए उनको उन्होंने प्रमोट किया और उसके बाद वो एलिजिबिलिटी उनकी बना दी। सिमिलरली ऐसे उत्तर प्रदेश विभिन्न राज्यों में तो TET जो आता है वो 2009-10 के बाद आ रहा है। उसके पहले विभिन्न राज्य अपने स्तर पर ही उनके जो मिनिस्ट्री होती है वो एग्जामिनेशन को, स्किल्ड को, टीचर्स को, साथ में स्टूडेंट्स का जो प्रमोशन है उनकी कैसे अच्छी एजुकेशन मिल सके, उसके लिए खुद ही उन्होंने एग्जामिनेशन लेते थे, उनके प्रोफेशनल एग्जाम्स होते थे। अब कोर्ट ने RTE एक्ट के अंदर में जो अभी टेट और CTET की कल्पना कर रहे हैं, जो पूरे भारत देश में लागू कर रहे हैं, उसमें उसको इम्प्लाई नहीं किया है। उसको तो कंसीडर करना चाहिए कि जो BEd किया, DEd किया, BTC किया। दूसरा इसके साथ में जिन लोगों ने, मैंने आपको बोला प्रोफेशनल अभी एग्जाम दे करके 2010 के पहले आए हैं और वो टीचर बने हैं, तो उनको भी तो इंक्लूड करना चाहिए ना कि ये टीचर कहाँ जाएंगे। दूसरा, इनका एज लिमिट जिनका 40 साल मैक्सिमम होता है टीचरों का, अब आप 60 साल का टीचर हो गया, उसको आप कहोगे कि आप जाओ TET का एग्जाम दो, तो वो कहां से देगा, वो उसकी एलिजिबिलिटी ही नहीं है। ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं भारत देश के। इसमें मुझे लगता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस के फादर, जब तो सब जानते हैं, उनके फादर भी टीचर थे, संस्कृत के बड़े विद्वान थे, उस इन सारी भावनाओं को समझे और उनसे काफी थोड़ा सा उनको लग रहा है कि टीचरों के साथ गलत नहीं होगा। और मुझे लगता है कि वो चीजें जो थी एक स्टेप्स, वो स्टेप से आगे के स्टेप्स बढ़ चुके हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इस चीज के लिए तैयार हो चुके हैं। और 5 बेंच के लिए, दूसरा ओपन हियरिंग के लिए, तीसरा विभिन्न देश के राज्य जितने भी हैं वहां पर उन सबको क्लब कर दिया जाए, बुलाया जाए और ओपन हियरिंग में सब लोग पार्टी बने, सब अपने काउंसिल के थ्रू आए, प्रेजेंट करें। ये सब जो हम लोगों ने पिटीशन फाइल किया था, संजय मनी त्रिपाठी हो गया, अजहर अहमद हो गया, इसके साथ में अहमद जी जो अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, इसके साथ में अरुणेंद्र जी हैं, बहुत सारे लोगों ने जिन जिन लोगों आए थे पिटीशन, उनके पिटीशन का ही कमाल था। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से उल्टा सीधा भी बोलते हैं। मेरा सिर्फ सवाल है, यदि आप अच्छा नहीं कर सकते किसी के लिए, उसके लिए बुरा भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, बहुत सारे यूट्यूब में उठपटांग वीडियो डालते हैं। जब आपको किसी चीज का एक्नॉलेज नहीं पता है, कोई भी लॉयर हो सकता है, छोटा लॉयर हो बड़ा लॉयर, मैं ये नहीं कहना चाहता, जब आपको किसी चीज का नहीं जानकारी है तो किसी भी चीज को खराब मत करो। किसी चीज से हमको कैसे केस में डायरेक्ट करना है, कैसे केस में रिजल्ट लेना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, वो हम लोगों को रोज पता है और रोज हम लोग यही करते हैं। कुछ छोटे छोटे यूट्यूब डाल के कुछ भी उठपटांग बोलते हैं, टीचरों को भ्रमित भी करते हैं और गलत सलाह भी देते हैं। ऐसे नहीं करना है।
हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे देश का काम कर रहे हैं। ये तो कोई बात थोड़ी होती है। तो ये इस तरह से भी चीजों को ध्यान रखना है। इसके साथ में ये काम अब आपका सेकंड स्टेप पर आ चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बन जाएगी, तो जो जस्टिस दीपांकर दत्ता है वो एलोन होंगे। अब 3 बेंच, यदि 3 व्यक्ति किसी में आम सहमति देता है, 2 व्यक्ति एक तरफ रहते हैं, तो फिर ये काम बन जाएगा। पर एक बात और भी, अभी इस मैटर में 3 जजेस तो हो गए, जस्टिस दीपांकर दत्ता हो गए, जस्टिस शर्मा जी हो गए, इसके साथ में पहले जो हमारे जस्टिस थे सिंह जी, जो पंजाब के रहने वाले हैं, तो 3 तो इन्होंने पहले से ले लिया। हम लोगों ने भी प्लान बना लिया कि इन 3 में से जस्टिस दीपांकर दत्ता ही कॉमन है, इनको बस रखना है, बाकियों को अलग से लेना है आपको। तो वो रास्ता हम लोगों ने भी निकाल लिया है, और उसको भी हमने ऑनरेबल से बोला भी है। वो ही इज द रेडी, ही इज द वेरी जेन्युइन पर्सन, ही इज ऑलरेडी गिविंग द directions to me, Mr. Mishra, I will done entire things. Your proposal is the very nice, and entire thing will be done before the time and time bound manners. तो उन्होंने बोला है, वो हम करेंगे, तो हमें कोई इश्यूज नहीं है उस पे। सर, आपके ऊपर भी एक आरोप लगा कि जिस तरीके से आप इस पूरे मामले पर PIL दाखिल करते हैं, उसके बाद आप कोर्ट में थोड़ा सा कैजुअल पेश होते हैं, जिसके नाते से इस पूरे मामले पर एक निर्णय नहीं निकला। और दूसरी बात ये भी है कि आप उस तरीके से जब प्रेजेंट हुए तो केस को कमजोर किया। आपके ऊपर सीधा आरोप कई ऐसे संगठनों की ओर से लगाया गया, सफाई आप दीजिए। देखिए, पहला तो ये कि जिन लोगों ने ऐसे आरोप लगाए हैं, उनको तो पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो मैंने किया है वो क्या हुआ है, और उसके बाद में क्या क्या कोर्ट में हुआ है। तो कोर्ट और मेरे बीच की ट्यूनिंग है। मुझे किसी चीज के रिजल्ट और परिणाम तक पहुंचना है, वो मुझे साफ रास्ता दिख रहा है कि मुझे किस रास्ते से जाना है। जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, भारत देश में राम भगवान के ऊपर भी आरोप लगते थे, वो लगे, कोई बात। वर्तमान में भारत देश के लगभग 25 लाख टीचरों का मैं केस लड़ रहा हूँ। मुझे इस चीज का पता है कि मैं उनको कैसे बचाऊंगा, और लगभग 2 करोड़ के आसपास फैमिली परेशान है, जिनका बाहर का रास्ता हो चुका है। तो उससे मुझे सबको रास्ता, सबका घर परिवार को बचाना है। तो जो लोग आरोप लगाते हो लगाते रहेंगे, जिस दिन आपका जजमेंट आ जाएगा वही आपके लिए मिठाइयां बांटेंगे। हम बहुत सारी UPSC के इंटरव्यू में देखते हैं, IAS के बहुत सारे बच्चे जब तक ये इंटरव्यू हो रहा है तो ये कहते हैं कि अरे इसका तो होने वाला नहीं है, ये तो बड़ा गधा था, ये तो नकली होगा। मैं IAS के इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, जब मैं कमेटी में रहता हूँ। उसके बाद मैं ये भी देखता हूँ कि जब उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो जो सबसे पहले बुराई करता था वो सबसे पहले मिठाई लेके बांटता। अरे भैया, हम तो आपके ही तैसी थे, रोज भगवान से प्रार्थना करते। ये भारत देश है, यहाँ विभिन्न तरह के विचार हैं, विभिन्न तरह की अपनी व्यथाएं हैं, विभिन्न तरह की आप अपना भड़ास है वो निकालते रहे। पर हमें जो काम करना है, मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर दिया है, ही इज ऑलरेडी रेडी टू विथ मी, और वो हमें मतलब अकॉर्डिंग्स भी करेंगे। अभी हम उनसे घर में भी मिलेंगे और इस प्रपोजल्स को रखेंगे, बिकॉज एक बड़ा पीड़ा का विषय है और देश के हमारे बैकबोन है टीचर्स, इनके साथ नहीं हिंसा होनी चाहिए। उसके लिए ऑन लेवल से भी हम बात करेंगे, उनका जो ऑफिस स्टाफ है वो हमको बुलाएंगे घर में, और हम सब बात करके उसको कंक्लूड करेंगे, और इसको प्रॉपर प्रपोजल्स में ला करके हम उसको डिलीवर्ड भी करेंगे। जिसको जो आरोप लगाना है, भारत की स्वतंत्रता है और आर्टिकल 19 का वो कंप्लीट उपयोग करें, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। सर, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अब चीफ जस्टिस इस मामले में सीधा इन्वॉल्व हैं, तो मध्य प्रदेश के शिक्षक आंदोलित हैं। मध्य प्रदेश के शिक्षक अगर आंदोलन के साथ आना चाहें और इस तरीके की प्रक्रिया में भाग लेना चाहें, क्योंकि आपने बात अब कह दी है कि ओपन हियरिंग होगी, ओपन हियरिंग में जाहिर सी बात है कि एक संख्या बल भी मैटर करता है, तो क्या अब शिक्षक जो हैं एक बार फिर से कंबाइंड हो, आंदोलन के साथ साथ यहाँ पर भी जुटने की जरूरत है? किसी भी केस को 3 तरीके का लड़ने का रास्ता है। एक होता है कोर्ट का रास्ता, जो सुप्रीम कोर्ट जहां आप खड़े हम लोग करते हैं। दूसरा है कि शिक्षकों के पास पार्लियामेंट का रास्ता है, जो जहां शिक्षक हैं सब लोग कहीं न कहीं किसी पार्टी विशेष को वोट दिए, उनको माध्यम से उनके MPs MLCs जो भी होता है वहां से एक प्रपोजल आता है। दूसरा, जो लोग उनके रास्ते में आता है कि वो जैसे रामलीला मैदान में आकर के अपनी बातों को दलित किया, पूरे भारत देश में पहुंचाने की कोशिश किया, विभिन्न टीवी चैनलों ने भी उसको कवरेज दिया। इस तरह की विभिन्न चीजें जो हो रही हैं वह भी होना चाहिए। तो यदि उनको उस रास्ते से लगता है वो कर लें, इस रास्ते से लगता है तो ये करें। हम तो जहां खड़े हैं हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे, बात खत्म हो गई। कौन मेरे साथ आता है कौन नहीं आता, इस पर तो मैं कभी विचार ही नहीं करता। और जहां भारत देश की सुप्रीम कोर्ट ने जब इस जजमेंट को दे दिया था, उसके बाद यह जजमेंट जब आगे का बढ़ा है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें जब ऐसी चल रही हैं तो कहीं न कहीं पर कुछ निगेटिव भी होगा, कुछ पॉजिटिव भी होगा। हमें कैसे आगे बढ़ना है वो हम कर लेंगे, वो हमारा काम है। तो बिल्कुल सर, जिस तरीके से पूरी परिस्थितियां बन रही हैं और अब लगभग सभी राज्यों के सरकारी शिक्षक आ रहे हैं,
एक ग्राउंड तैयार हो चुका है, आपने बताया चीफ जस्टिस भी आ चुके हैं। अब आगे क्या, कब तक सुनवाई होगी? ये महाबार सवाल है, ये हर बार पूछा जाता है। चूंकि आपने पहली सुनवाई उद्घाटन आपने किया है, तो अगली सुनवाई के बारे में सबको ये पूछना चाह रहे थे। कमेंट में भी बहुत सारे सवाल अभी थे। हम चीफ जस्टिस से मिलेंगे पर्सनली उनके घर में जा करके, और सब हम सारे मीडिया बंधुओं को भी हमारे साथ जाएंगे, तब इस बात का हम खुलासा कर देंगे कि यह डेट कब फिक्स हो रही है, कब सारी चीजें आने वाली है। दूसरी बात, अभी हम बिना किसी बात को, बिना ऑफिशियली मिले और बिना किसी बात को समझे यह बोलना कि किस डेट में होगा ये सब कुछ, क्योंकि उनको भी अपना शेड्यूल और टाइम्स को देखना है, उसके अकॉर्डिंगली हम काम को कर लेंगे और जल्दी उनको अच्छी खुशखबरी देंगे। इसमें हम आपके साथ खड़े हैं और 25 लाख टीचरों के साथ खड़े हैं, उनके 2 करोड़ परिवार के साथ खड़े हैं। तो मतलब ये कि अभी जो छुट्टी होने वाली है सुप्रीम कोर्ट की, उसके पहले पहले एक सुनवाई हो जाएगी। हाँ, उसके पहले हम करेंगे, हम जल्दी ही मिलेंगे। हमने कल भी बोला ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कि हमको मौका दिया जाए थोड़ा इस मामले को लेकर के, और वो जल्दी मिलेंगे। उन्होंने बोला भी है कि हम करेंगे इसको, आप चिंता मत करिए, आई विल डू इट। ओके, थैंक यू।